हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद बायोलॉजी एकेडमी। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने एंडोक्राइनोलॉजी के लेक्चर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आई होप अभी तक आपने जितना भी पढ़ा होगा अभी तक आपको क्लियर होगा और आपने उसके बहुत ही परफेक्टली नोट्स जो हैं वो भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब उसी के आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, 1-2 मिनट का हम लोग रिविजन भी लेंगे। सबसे पहले पर हम लोग डालेंगे स्टूडेंट्स हेडिंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो एंडिंग में आप लोग डाल देंगे एंडोक्राइनोलॉजी, राइट, एंडोक्राइनोलॉजी। एंड बच्चे ये है आपका लेक्चर नंबर 3। दिस इज लेक्चर नंबर 3। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो हमने क्या पढ़ा था भाई? लास्ट क्लास में हमने क्या चीज पढ़ी थी? हमने पढ़ा था पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में, एंड दैट टू अबाउट योर एंटीरियर पिट्यूटरी। तो उसके हमने सारे के सारे हार्मोन्स जो है बच्चे वो कवर कर लिए थे। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ा हार्मोन था वो था आपका ग्रोथ हार्मोन। जिससे रिलेटेड डिसऑर्डर या क्या क्या कंडीशन हो सकती है वो सब हमने कंप्लीट कर लिए थे, राइट। नेक्स्ट हमें जो डील आउट करना है स्टूडेंट्स, वो है हमारा पार्स इंटरमीडिया यानी कि इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। अच्छा, उससे पहले हमने शायद पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी आई गेस, तो स्टार्ट कर देते। तो लेट्स फिनिश विद योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी फर्स्ट। तो अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो हम लोग ने स्टार्ट करा था आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, राइट स्टूडेंट्स। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोगों को ये समझ में आ गया था कि इसमें से आपके 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि 9 अमीनो एसिड लॉन्ग है। वन इज ऑक्सीटोसिन, अनदर इज एडीएच, और एडीएच को ही हम आर्जिनिन वैसोप्रेसिन बोल सकते हैं। तो अगर मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करूं स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीटोसिन की कहानी आपको क्लियर थी। बस उसमें एक पॉइंट और ऐड करना है आपको, जो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ऑक्सीटोसिन का बस एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है। अगर मैं ऑक्सीटोसिन की बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये मिल्क इजेक्शन में मदद करता है, ठीक है। किस चीज में हेल्प करता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ऑक्सीटोसिन जो है ये मिल्क इजेक्शन में मदद करता है। इसमें मदद करता है स्टूडेंट्स, मिल्क इजेक्शन में मदद करता है। अगर मिल्क इजेक्शन की बात करें तो इसका मतलब होता है रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। एक कंडीशन होती है मिल्क प्रोडक्शन, जो कि प्रोलैक्टिन कराता है, राइट। तो इस चीज को आप ब्रैकेट में ध्यान से लिख लेंगे, क्योंकि इस पे लाइक फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है बच्चे, एक आ जाता है मिल्क का प्रोडक्शन। तो अगर मिल्क प्रोडक्शन का ये हार्मोन है तो उसका ध्यान रखेंगे बच्चे, क्या उसका नाम है प्रोलैक्टिन। और अगर मिल्क इजेक्शन के लिए कोई हार्मोन है, मिल्क इजेक्शन के लिए कोई हार्मोन है, तो उसका नाम आप लिखेंगे बच्चे क्या, ऑक्सीटोसिन। तो उसका नाम आप लिखेंगे ऑक्सीटोसिन। तो हमारे पास एक ऑक्सीटोसिन आ गया है बच्चे, और एक हमारे पास प्रोलैक्टिन आ गया है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो जो ये आपके पास हार्मोन प्रेजेंट है जो कि मिल्क इजेक्ट कर रहा है, ये नॉर्मली फीमेल्स के केस में कब रिलीज होगा? ये तब रिलीज होगा जब सक्लिंग मूवमेंट होगा मैमरी ग्लैंड पर, दैट टू व्हेन द फीमेल हैज ऑलरेडी गिवन द बर्थ टू द यंग वन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ऑक्सीटोसिन जो है इसका रिलीज जो है, इसका रिलीज को जो स्टिमुलस मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को लिखेंगे स्टिमुलस, स्टिमुलस फॉर ऑक्सीटोसिन रिलीज। stimulus for oxytocin release is produced by suckling movement, is produced by suckling movement, ठीक है, of young ones on the mammary gland। इसकी वजह से क्या होता है बच्चे, इसके वजह से ऑक्सीटोसिन जो है वो स्टार्ट हो जाता है प्रोड्यूस होना। ऑक्सीटोसिन स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस, और ऑक्सीटोसिन अगर प्रोड्यूस हो गया तो फिर मिल्क इजेक्शन जो है बच्चे वो होने लगता है। इसकी वजह से फिर क्या होने लगता है, मिल्क इजेक्शन जो है वो होने लगता है। अब ये चीज जो है हर एक फीमेल में देखने को मिलेगी आपको, बीइंग इट कैटल हो गया या फिर कोई भी अदर हो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर मैमल्स। कोई दूसरा अगर है तो उसमें अगर लाइक इफ दे अपार्ट फ्रॉम मैमल्स या इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द मैमल्स, अगर दैट फीमेल इज मिल्क लाइक इजेक्टिंग, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके अंदर ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रोड्यूस होगा ही होगा। तो ये कंडीशन का जो मिसयूज है वो करते हैं स्टूडेंट्स डेयरी फार्मिंग में। यानी कि अगर हम बात करें तो डेयरी फार्मिंग के टाइम पे, ठीक है, तो मिसयूज कर दिया जाता है, सम मिसयूज
ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का कुछ मिसयूज भी बच्चे कर लिया जाता है। अब उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में कुछ इस तरीके से होता है कि मान लो कि ऑक्सीटोसिन की मात्रा काफी ज्यादा कम होने लगी है, तो इसके वजह से क्या होगा कि फीमेल जो है अब वो मिल्क रिलीज करना कम कर देगी, और इसका रिलीज कम करने का रीजन हो सकता है कि जो यंग वन है उसने अब फीड करना बंद कर दिया है या धीमे धीमे करके कम कर दिया है। तो अब इस चीज के लिए क्या करते हैं, जो डेयरी फार्मिंग में कैटल्स के ऊपर इंजेक्शन लगाया जाता है, किसका बच्चे, ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, तो क्या कराया जाता है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस are given to the cattle, are given to the cattle। अब इससे क्या होता है, अगर ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन कैटल को दे दिए जाए तो अब क्या होगा, कैटल जो है बच्चे वो मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क इजेक्शन जो है वो स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लीडिंग टू विच मिल्क इजेक्शन कॉन्टिन्यू, मिल्क इजेक्शन कॉन्टिन्यू। तो ये जो है बच्चे, ये चीज इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है जो भी ओनर है, मतलब उसको तो मनी मिलेगा ही इन रिटर्न द मिल्क। ठीक है, बट इट इज हार्मफुल फॉर द फीमेल बिकॉज इट इज गेटिंग एक्सेसिव सप्लाई अदर देन फ्रॉम इट्स बॉडी, फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स इन इट्स बॉडी। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, मान लो कि अगर कोई कैटल है स्टूडेंट्स, ठीक है, उस कैटल को हमने दे दिए हैं बाहर से ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन दे दिए, तो दिक्कत क्या होगी, तो भाई एक तो इसका जितना कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज्यादा वो प्रोड्यूस कर रही है मिल्क, तो कहीं ना कहीं इट इज अब्यूज ऑफ द एनिमल, यानी कि उसकी कैपेसिटी से भी ज्यादा आप उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी पर, उसकी कहीं ना कहीं कंडीशंस में आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अब इसकी वजह से क्या कंडीशन होगी बच्चे, जो मिल्क आएगा, जो मिल्क आएगा बच्चे, उस मिल्क के अंदर क्या होगा, उस मिल्क के अंदर कुछ मात्रा में आपको ऑक्सीटोसिन भी देखने को मिल जाएगा। तो इसमें अगर मान के चलो कि इस तरीके से ये जो मिल्क है ये हमारे पास आ रहा है बिकॉज वी आर इंजेक्टिंग ऑक्सीटोसिन टू दैट फीमेल, तो गुड अमाउंट ऑफ मिल्क जो है वी आर गेटिंग। ठीक है, अब इस मिल्क में क्या कंडीशन होती है, इस मिल्क के अंदर ऑक्सीटोसिन भी मिला हुआ पाया जाएगा। अगर ऑक्सीटोसिन पाया गया तो इससे क्या कंडीशन होगी, इससे भाई ये कंडीशन होगी कि जो फीमेल है स्टूडेंट्स, जो फीमेल है, ठीक है, जो कंज्यूम कर रही है, मतलब देखो दोनों कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि मेल भी इसे कंज्यूम कर सकता है इस मिल्क को और फीमेल भी कंज्यूम कर सकती है, पर मेल के ऊपर इवेंचुअली आपको इसका कोई भी इफेक्ट या कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। पर अगर यही मिल्क जो है फीमेल कंज्यूम कर रही है तो उसके केस में आपको साइड इफेक्ट जो है बच्चे वो देखने को मिल जाएगा। साइड इफेक्ट का मतलब है कि हो सकता है इस फीमेल में अर्ली मैचुरेशन हो जाए ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि मैमरी ग्लैंड का, विच इज बिकॉज क्योंकि दैट फीमेल इज ऑल्सो कंज्यूमिंग द ऑक्सीटोसिन इनडायरेक्टली विच इज बीइंग प्रेजेंट इनसाइड द मिल्क। ऑलराइट, तो इससे चांसेस क्या हो सकते हैं बच्चे, अर्ली मैचुरेशन, अर्ली मैचुरेशन ऑफ फीमेल, अर्ली मैचुरेशन ऑफ फीमेल। तो मतलब फीमेल अगर भले ही यंग एज में हो फिर भी उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है बच्चे वो आने लगेंगे। हो सकता है अगर ये कंडीशन हो जाए तो कहीं ना कहीं ये आपके हाइपोथैलेमस को भी ये एक हिंट दे देगा दैट द फीमेल हैज ऑलरेडी मैच्योर्ड, और अब इस स्टेज में LH-FSH भी बढ़ने लगेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी मे बी फीमेल के अंदर स्टार्ट हो सकती है। सो दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ द अडल्ट्रेशन जो है इट काइंड ऑफ अफेक्ट नॉट ओनली द एनिमल बट ऑल्सो द कंज्यूमर हु इज कंज्यूमिंग इट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये एक कंडीशन है ऑक्सीटोसिन की विच इज बीइंग यूज्ड एज एन साइड इफेक्ट, ठीक है, विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द मिसकंसेप्ट मतलब कंजप्शन ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिर इसको आप लोग जल्दी से लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स टुवर्ड्स योर नेक्स्ट हार्मोन। इसको आप लोग आई होप समझ गए होंगे, ऑक्सीटोसिन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा अब हम लोग और लेवल अप करेंगे टुवर्ड्स ADH। तो ADH जो था बच्चे वो भी आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन था, ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे ADH के रिगार्डिंग। ADH जो है बच्चे इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, इसे हम लोग बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसी का हमने दूसरा नाम भी देखा था बच्चे, इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था आर्जिनिन, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, इसको हमने आर्जिनिन वैसोप्रेसिन भी कहा था, और हमने इसको ADH को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जल्दी से बताएंगे क्या इतना पॉइंट क्लियर है। अगर हम बात करें तो ये भी आपका क्या था, 9 अमीनो एसिड लॉन्ग ही था,
ये भी क्या था, 9 अमीनो एसिड लॉन्ग था। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है, अमीनो एसिड्स पर नेट जो है वो आपके क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो 9 अमीनो एसिड लॉन्ग हार्मोन है ये हमारे पास, इसी वजह से ये शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में, शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन की कैटेगरी में। ठीक है, शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन, इसको हम शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन की कैटेगरी में फिट बैठाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो एडीएच का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना चाहता है, मेन रोल यही है। पर इससे क्या होता है, इससे यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड होने लगता है। तो कहीं ना कहीं तुम कह सकते हो कि ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करता है ये, क्योंकि भाई आपके ब्लड में कितना मात्रा में सॉल्यूट होना चाहिए और कितने मात्रा में बाहर निकल जाना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही ले रहा है बाय रीअब्सॉर्बिंग द वाटर अलॉन्ग विद सर्टेन अमाउंट ऑफ आयंस। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप यही लिखेंगे कि इट हेल्प्स इन द वाटर रीएब्सॉर्प्शन, इट हेल्प्स इन द वाटर रीएब्सॉर्प्शन। और वाटर रीएब्सॉर्प्शन का मतलब ये है बच्चे कि इट मेक्स द यूरिन कंसंट्रेटेड। क्या करता है बच्चे, ये यूरिन को कंसंट्रेटेड बना देता है, मतलब इट मेक्स द यूरिन कंसंट्रेटेड। ऑलराइट, इतना पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो और क्या कंडीशन होती है, भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने दूसरी बात करी ऑस्मोलैरिटी की, तो यानी कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग the osmolarity। और ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ योर सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर of solvent, present in 1 liter of solvent। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है इसमें, सॉल्वेंट के अंदर, तो उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी। तो यानी कि आपके आयनिक बैलेंस को कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए। इतना पॉइंट क्लियर है। अब अगर ये सब कंडीशन कर रहा है बच्चे, तो आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि भाई इसके जो रिसेप्टर्स हैं, अगर ये यूरिन के कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है, तो कहीं ना कहीं किडनी से रिलेटेड है भाई ये वाला हार्मोन। तो ये बात बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। किडनी में अगर हम बात करें तो किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट, और उसमें प्रेजेंट होता है डीसीटी, और डीसीटी में ही आपको इसके रिसेप्टर्स जो है बच्चे वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, द रिसेप्टर्स for the same are located in the DCT। और DCT अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या है, ये है हमारे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको लिख लेंगे जल्दी से। तो इसमें आप बच्चे एक और चीज इंक्लूड कर सकते हैं, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, दोनों पर ही आपको देखने को मिलेगा। बट नो डाउटली जो मेजरली आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपके डीसीटी वाले एरिया में। ठीक है, मेजरली आपको जो देखने का मिलेगा वो मिलेगा आपको डीसीटी वाले एरिया में। इसको लिखेंगे जल्दी से। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो आप जरा देखेंगे कि जो एडीएच है बच्चे, ठीक है, जो एडीएच प्रेजेंट है वो किस तरीके से हमारी बॉडी में माइनर कंडीशंस में किस तरीके से अफेक्ट हो सकता है। तो मतलब माइनर कंडीशंस which affect ADH कंसंट्रेशन, मतलब कौन सी कंडीशंस है जो एडीएच की कंसंट्रेशन को बदल सकती है, मतलब बढ़ा सकती हैं। मान लेंगे स्टूडेंट्स की क्या कंडीशन है, मान लो कि अगर तुम बहुत ज्यादा पेन में हो, तो उस कंडीशन में तुम्हारे अंदर जो यूरिन बनेगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, मतलब एडीएच बढ़ चुका है। ठीक है, मान लो कि तुम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, इस कंडीशन में भी जो यूरिन बनेगा वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड। तुम काफी ज्यादा स्ट्रेस में हो, तब भी जो यूरिन बनेगा बच्चे वो कैसा बनेगा, कंसंट्रेटेड बनेगा। तो यानी कि पेन हो, एक्सरसाइज हो, ठीक है,
अब अगर तुम मान लो कि तुम्हें नॉशियस फील हो रहा है, वॉमिटिंग सा लग रहा है, तो इस कंडीशन में भी जो यूरिन बनेगा वो कैसा बनेगा, कंसंट्रेटेड बनेगा। और अगर मान लो कि भाई तुम बहुत लंबे टाइम पीरियड तक स्टैंडिंग पोजीशन में हो, तो भी जो यूरिन बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चे, कंसंट्रेटेड बनेगा। तो इन सब कंडीशंस में क्या होता है, इन सब कंडीशंस में एडीएच जो है उसकी कंसंट्रेशन इन ब्लड जो है बच्चे वो क्या होने लगती है, वो बढ़ने लगती है। अगर एडीएच की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ने लग गई तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स की जो वाटर है वो क्या होने लग गया है, वो रीएब्जॉर्ब होने लग गया है। तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो है वो स्टार्ट हो गया है। और अगर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब क्या है बच्चे की यूरिन जो है अब वो क्या होने लग गया है, वो कंसंट्रेटेड होने लग गया है। वो क्या होने लग गया है, कंसंट्रेटेड होने लग गया है। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है कब, माइनर कंडीशन, जब एडीएच अफेक्ट हो सकता है, जैसे कि इन सब कंडीशंस में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे तो ऐसा ही लेम सा लग रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या ही बन सकते हैं। तो बच्चे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था कि स्टैंडिंग पोजीशन में एडीएच की अमाउंट में क्या फर्क देखने को मिलेगा, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, अगर हम इसमें बात करें स्टूडेंट्स, तो एडीएच इंडिपेंडेंट सिचुएशंस भी आप देख सकते हैं। एडीएच इंडिपेंडेंट कंडीशन, एडीएच इंडिपेंडेंट कंडीशन का मतलब है ऐसी कंडीशंस जिसमें आपकी बॉडी एडीएच के कंसंट्रेशन को फ्लक्चुएट या चेंज नहीं करती है। जैसे कि अगर आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में एडीएच का अमाउंट जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर आप स्वेटिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट स्वेटिंग हो रही है, काफी गर्मी है, तो उस कंडीशन में भी जो अगर यूरिन कंसंट्रेट बन रहा है तो वो एडीएच की वजह से नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स डिफिकेशन यानी कि रिलीज ऑफ द फीकल मैटर कंडीशन है, तो फिर उस कंडीशन में भी सेम सिचुएशन होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कुछ कंडीशंस होती हैं एडीएच इंडिपेंडेंट वाली भी, और इन एडीएच इंडिपेंडेंट कंडीशंस में आपके अंदर क्या होगा भाई, अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं किसी वजह से, एक्सटर्नल बॉडी लॉस मतलब वाटर लॉस हो रहा है, तो वाटर लॉस जो है यहाँ पर इट विल नॉट बी कंपनसेटेड बाय इंक्रीजिंग द एडीएच कंसंट्रेशन, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, इट विल नॉट बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द एडीएच का कंसंट्रेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे जल्दी से। ऑलराइट, क्लियर है स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को ये वाला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, तो अब अगर हम लोग नेक्स्ट कंडीशन थोड़ा सा और समझे कि भाई ये एडीएच जो है ये किस तरीके से नेफ्रॉन में रेगुलेशन करता है, तो उस चीज को जरा समझेंगे, ठीक है। तो उस चीज को आप समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एडीएच रिसेप्टर्स। एडीएच रिसेप्टर्स, तो एडीएच में अगर हम लोग रिसेप्टर्स की बात करें तो मैंने बस आपको बताया कि रिसेप्टर कहाँ पर लोकेटेड है, बट अगर टाइप ऑफ रिसेप्टर्स की बात करें तो याद करो इनिशियल कंडीशन में हमने V1R और V2R इस तरीके से, मतलब V1 और V2 टाइप के हमने जो रिसेप्टर्स हैं स्टूडेंट्स वो पढ़े थे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हमें देखना है कि कौन से रिसेप्टर्स यहाँ पर मदद कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, रिसेप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पास दो तरीके के रिसेप्टर्स आ गए हैं, ठीक है। एक तो है आपके पास V1R रिसेप्टर, ठीक है। एक है स्टूडेंट्स V1R, या फिर आप सॉरी लिख सकते हैं V2R रिसेप्टर्स। V2R बात एक ही है, V2 रिसेप्टर लिख लो या V2R लिख लो, बात एक ही है। V2R यानी कि V2 रिसेप्टर्स। तो V2 रिसेप्टर्स की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे DCT में, ठीक है, एंड CT कंडीशन में। तो ये आपको देखने को मिलेगा DCT यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और आपको CT में देखने को मिलेगा मतलब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारे पास प्रेजेंट होता है V1R यानी कि V1R रिसेप्टर्स, ठीक है। V1R यानी कि V1 रिसेप्टर्स, तो इसी को हम लिख सकते हैं V1R। इसकी तुमने पढ़ा होगा भाई, जो V2 टाइप था स्टूडेंट्स वो एडिनाइल साइक्लेज की मदद से काम कर रहा था, ठीक है, ये चीज हमने लिखा था। और V1 जो था AP3 डैक पाथवे की मदद से कर रहा था। तो V1R जो रिसेप्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके दो जगह लोकेटेड होते हैं, ठीक है। एक अगर हम बात करें तो एक आपको देखने को मिल जाता है वस्कुलर स्मूथ मसल्स में। तो वस्कुलर स्मूथ मसल्स अगर है तो वो होता है स्टूडेंट्स V1A टाइप के रिसेप्टर्स, ठीक है। इसके अंदर फर्दर कैटेगराइजेशन हो जाती है, V1A टाइप के अगर रिसेप्टर्स है तो फिर वो कहाँ देखने को मिल जाएंगे, वो आपको देखने को मिल जाएंगे भाई V1A टाइप के रिसेप्टर्स, ठीक है। और दूसरे हैं बच्चे V2B टाइप के, इस तरीके से V1B टाइप के रिसेप्टर्स,
ठीक है। तो V1A अगर मैंने लिखा है तो V1A का मतलब क्या होगा भाई, V1A का मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स जो रिसेप्टर की लोकेशन है वो कहीं और है, दैट इज वस्कुलर स्मूथ मसल्स में या वस्कुलर स्मूथ मसल्स, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो जो कि आपके एंडोथेलियम सेल्स होती हैं जो ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वहां पर क्या करता है भाई, एडीएच वहां पे बाइंड करता है और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, ठीक है। तो एडीएच जो है बच्चे वो बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से और क्या कराता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है उसको कराता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं V1B रिसेप्टर्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये आपके कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। और ब्रेन में बच्चे ये क्या करते हैं, ब्रेन में भी हाइपोथैलेमस में ये प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में भी हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं और हाइपोथैलेमस को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई तुम प्रोड्यूस करो CRH जिससे कि आगे चल के क्या बन जाए, ACTH बन जाए। तो ACTH के प्रोडक्शन को भी ये प्रमोट करते हैं, कौन भाई, ADH, ठीक है। डन एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो भाई ये जो एडीएच के रिसेप्टर्स हैं तुमने देख लिया ये किस तरीके से इनकी लोकलाइजेशन कहाँ पर है। अगर मैं इसी चीज को डायग्रामेटिकली ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से कंडीशन आ जाएगी, तो इससे तुम्हें थोड़ा सा बेटर आइडिया मिल जाएगा। तो ये देखो नेफ्रॉन इस तरीके से होता है, यहाँ पे हमारे पास बोमेंस कैप्सूल है, ये है बच्चे हमारे पास PCT, ठीक है। इस तरीके से ये हेनलीज लूप आ जाता है, ये थिक हेनलीज लूप है और ये इस तरीके से हमारे पास थिन हेनलीज लूप है, ठीक है। ये क्या है, थिन हेनलीज लूप। और फिर उसके बाद हमारे पास इस तरीके से एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अगेन थिक हेनलीज लूप आ जाता है और फिर उसके बाद इस तरीके से आता है हमारे पास जिसे हम लोग कहते हैं DCT वाला पार्ट। और फिर ये इस तरीके से आ गया बच्चे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इस तरीके से क्या आ जाता है हमारे पास, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो हमने रिसेप्टर्स की लोकलाइजेशन देखी है वो एक तो आपको DCT में देखने को मिली है और दूसरी कुछ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास देखने को मिली है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है, दिस इज कॉल्ड योर DCT वाला पार्ट। और ये क्या है बच्चे, ये है आपके पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इसी को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और इसमें अगर मैं इसको दो पार्ट्स में बच्चे डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास आ जाता है बच्चे कॉर्टेक्स वाला भाग और मेड्यूला वाला भाग। तो कॉर्टेक्स वाला भाग जो है इस एरो के ऊपर मौजूद है, कॉर्टेक्स वाला भाग जो है बच्चे इस एरो के ऊपर मौजूद है इस तरीके से, और मेड्यूला वाला भाग जो है इस एरो के इस तरीके से नीचे की तरफ मौजूद है। तो कॉर्टेक्स वाले भाग में भी आपको कुछ रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे एडीएच के, ठीक है, पर कहाँ पर, सीटी में, पर कुछ पार्ट में आपको मेड्यूलरी रीजन में भी क्या देखने को मिल जाएंगे, एडीएच के रिसेप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसको ध्यान से लेवल जरूर कर लेना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एडीएच के रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि V2R रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं, V2R टाइप के रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट, इसको बना लेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ऑलराइट, ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको एक और चीज का ध्यान रखना है। अब मान लो कि मैंने, अब आपको खुद से सोचना है, मान लो कि बच्चे आपको कंडीशन दे गिवन है, कंडीशन आपको दो गिवन है कि या तो हम एडीएच को बढ़ा देते हैं या फिर हम एडीएच को घटा देते हैं। तो अगर हम मान ले बच्चे कि एडीएच को, सपोज ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया एडीएच, ठीक है, और इस एडीएच को एक कंडीशन में मैंने क्या करा बच्चे, इस एडीएच को मैंने क्या करा, काफी ज्यादा बढ़ा दिया। अगर एडीएच की अमाउंट को मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो ये क्या करेगा बच्चे, वाटर का फ्रीक्वेंट रीएब्जॉर्प्शन करेगा, मतलब आपकी बॉडी में से काफी ज्यादा मात्रा में पानी मौजूद होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में वाटर रीएब्जॉर्प्शन जो है वो अब मैंने काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन को मैंने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एडीएच। अब अगर ये वाली कंडीशन मैंने करी है तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा भाई, तो जो यूरिन है वो काफी ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड बनेगा, तो हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ADH दूसरी तरीके में अगर मैंने बहुत ज्यादा कम कर दिया तब क्या होगा भाई, अगर काफी ज्यादा कम कर दिया तो इस कंडीशन में जो वाटर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था वो अब कम हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे वाटर रीएब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो गया है, बहुत ज्यादा कम हो गया है, यानी कि डिक्रीज हो गया है। तो डिक्रीज हो गया तो यूरिन जो है वो इस कंडीशन में हाईली डाइल्यूटेड बनेगा। तो हाईली डाइल्यूटेड यूरिन बनेगा। और हाईली डाइल्यूटेड यूरिन का मतलब है कि अब ज्यादा मात्रा में जो यूरिन है वो आएगा, और इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है कि अब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आपको देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो है अब हमें देखने को मिलेगा। अगर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हमें देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक कंडीशन जनरेट हो सकती है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, पॉलीयूरिया कहते हैं। पॉलीयूरिया का मतलब यही होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ड्यू टू द एक्सेसिव रिमूवल ऑफ वाटर। और इस वजह से आपके अंदर जो होगा बच्चे क्या हो जाएगा, इसी वजह से आपके अंदर वाटर की डेफिशिएंसी आपको लगने लगेगी, यानी कि आपको डिहाइड्रेटेड फील होगा, डिहाइड्रेटेड फील होगा। अब यही जो कंडीशन होती है जिसमें ADH की मात्रा हमारी बॉडी में इतनी कम हो जाती है जिसकी वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिलते हैं, तो ये एक आपका डिसऑर्डर क्रिएट करता है बच्चे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस कंडीशन में जो डिसऑर्डर क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। यानी कि डायबिटीज हो सकती है अगर ADH हमारी बॉडी में ढंग से काम नहीं करे तो। पर ये डायबिटीज बच्चे कौन सी है, इसका जो सिम्टम है वो आपको ध्यान रखना है, वो है पॉलीयूरिया, ठीक है। और इसमें इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये चीज आप ध्यान से लिख लेंगे, कॉजेस इस तरीके से लिख देती हूँ मैं, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस। और इस डायबिटीज इंसिपिडस में आपको कोई भी टेस्ट नहीं आएगा, मतलब ये क्या होगी कंडीशन, टेस्टलेस वाली कंडीशन होगी, ठीक है। ये कंडीशन क्या होगी बच्चे, टेस्टलेस कंडीशन आपकी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि कोविड में हुआ था, और एक सिम्टम पॉलीयूरिया वाला हो जाएगा और एक सिम्टम हो जाएगा बच्चे डिहाइड्रेटेड फील करोगे। तो अगर ये कंडीशन है तो हम अगर कोई ऐसी चीज डाल दे बॉडी के अंदर जो ADH से मिलती जुलती हो, मतलब क्या है कि अगर मैं कोई ऐसी चीज डाल दूं जो कि ADH से मिलती जुलती हो तो फिर क्या कंडीशन होगी भाई, तो हम बच सकते हैं इस रिजल्ट से। तो इसका मतलब हम लोग अब यूज करेंगे बच्चे दूसरा ड्रग जिसे हम कहते हैं डेमोप्रेसिन। तो डेमोप्रेसिन यानी कि ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ योर ड्यूरिंग डायबिटीज इंसिपिडस, ड्यूरिंग डायबिटीज इंसिपिडस, अगर ये वाली कंडीशन हो रही है तो क्या करेंगे आप, ड्यूरिंग डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, द एगोनिस्ट मतलब जो बिल्कुल सिमिलर काम करे, ठीक है, जो चीज कम हो गई है उसी के सिमिलर काम करे तो उसे हम क्या कहेंगे, एगोनिस्ट। द एगोनिस्ट ड्रग इज यूज्ड, द एगोनिस्ट ड्रग इज यूज्ड known as डेमोप्रेसिन, known as डेमोप्रेसिन। तो डेमोप्रेसिन जो है वो यूज कर सकते हैं बिकॉज इसका मतलब क्या है कि ADH का जो काम था वो कहीं ना कहीं कौन करा सकता है, अब डेमोप्रेसिन करा सकता है, क्योंकि वो एक आपका ड्रग है, यानी कि जो आपके अंदर वाटर रीएब्जॉर्प्शन कराना है अब वो डेमोप्रेसिन करा देगा, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ इक्वल टू दिस कंडीशन, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अच्छा, अगर मान लो किसी को डायबिटीज इंसिपिडस है, ठीक है, किसी को डायबिटीज इंसिपिडस है, तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, इस कंडीशन में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि पॉलीयूरिया वाली सिचुएशन आ रही है, ठीक है, पॉलीयूरिया वाली सिचुएशन आ रही है, जनरेशन ऑफ पॉलीयूरिया, इस कंडीशन में आपके पास पॉलीयूरिया वाली कंडीशन आ रही है। तो पॉलीयूरिया जो कंडीशन है भाई, ठीक है, इस कंडीशन में जो आपके पास सिचुएशन आ रही है जिसे हम कह रहे हैं पॉलीयूरिया, उसको तुम करेक्ट कर रहे हो किससे, डायबिटीज इंसिपिडस से। अब अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो
नॉर्मली एक पर्सन जो है वो कितना यूरिन रिलीज करता है, जिससे कि अब अगर हम कंपेयर करें कि अब बहुत ज्यादा हो गया, तो नॉर्मली अगर हम देखें तो पॉलीयूरिया में देखो क्या होता है, लगभग 4 लीटर ऑफ यूरिन जो है वो रिलीज, 4 लीटर ऑफ यूरिन इज रिलीज्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1 से 1.5 लीटर ऑफ यूरिन जो है बच्चे वो क्या होता है, वो नॉर्मली निकलता है, वो क्या होता है, वो अब नॉर्मली निकलता है। ठीक है, पर अब 4 लीटर ऑफ यूरिन इज रिलीज्ड। ऑलराइट, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बच्चे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें देखना है पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो फिर आता है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्स इंटरमीडिया, फिर आता है हमारे पास पार्स इंटरमीडिया। तो इसके बारे में हमने देखा था कि भाई हम ह्यूमंस के अंदर आपको ये कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि हम ह्यूमंस के अंदर जो पार्स इंटरमीडिया है वो ऑलरेडी एंटीरियर पिट्यूटरी में मर्ज हो चुका है। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और फिशेस में पार्स इंटरमीडिया एक अलग से आपको पार्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। यानी कि इन केस ऑफ ह्यूमंस, in case of humans, the pars intermedia ठीक है, is not seen because it is merged with anterior pituitary, because it is merged with your anterior pituitary। एंटीरियर पिट्यूटरी से इसको हमने मर्ज कर दिया है, इस वजह से आपके पास ये वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो इन केस ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड फिशेस, तो आपको अलग से पार्स इंटरमीडिया देखने को मिलेगा। तो इन केस ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड फिशेस, पार्स इंटरमीडिया ठीक है, कैन बी सीन ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट मर्ज्ड। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये करता क्या है पार्स इंटरमीडिया, तो जरा ये भी चीज का ध्यान रखना। पार्स इंटरमीडिया में बच्चे छोटी छोटी सेल्स मौजूद होती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलानोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो पार्स इंटरमीडिया हैव स्मॉल सेल्स known as, ये देखो known as का शॉर्ट फॉर्म है which I use, तो don't get confused, known as melanocytes, तो जिसके वजह से आपकी बॉडी में बच्चे स्पेसिफिक हार्मोन दैट इज कॉल्ड मेलानिन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। ऑलराइट, इसको लिखिए जल्दी से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें कि एमएसएच कहाँ से बन के आ रहा है, तो ध्यान देंगे जरा। एमएसएच बनता है बच्चे पीओएमसी से, यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और हार्मोन होता है विच इज काइंड ऑफ इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता, तो पीओएमसी ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रो ओपियो मिलानोकॉर्टिन। ये जो है बच्चे हमारे पास एक बड़ा सा पेप्टाइड होता है, यानी कि इसको हम रख देते हैं कैटेगरी ऑफ लॉन्ग पेप्टाइड। इस लॉन्ग पेप्टाइड को अगर हम लोग तोड़ दें तो उनमें से एक सब यूनिट जो हमें मिलेगी वो किसकी मिलेगी, हमें एमएसएच की मिलेगी। तो आप इस तरीके से मान सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास इस तरीके से अगर कोई एक बड़ी सी चीज इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज द पीओएमसी। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक बड़ा सा हार्मोन है
या फिर पेप्टाइड है स्टूडेंट, जिसको मैंने क्या बोला है, पीओएमसी। अब ये जो पीओएमसी है किससे बना होगा, ये पीओएमसी जीन से बना होगा। तो इसका प्रोडक्शन हुआ होगा, अगर मैं इस तरीके से मेंशन कर दूं, पीओएमसी जीन, और उस जीन ने बनाया होगा बच्चे पीओएमसी एमआरएनए, और एमआरएनए से हमारे पास आ गया होगा प्रोटीन। ये क्या आ गया हमारे पास, पीओएमसी का पूरा एक बड़ा सा पेप्टाइड आ गया। इस पेप्टाइड में अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो एक तरफ आपको देखने को मिलता है यहाँ पर इस तरीके से एन टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक तरफ आपको देखने को मिल जाता है एन टर्मिनल पेप्टाइड। इसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं एन टर्मिनल पेप्टाइड, इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एन टर्मिनल पेप्टाइड। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आता है स्टूडेंट, जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, उसमें से कुछ हिस्सा आता है जिसे हम कहते हैं ACTH। तो इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास आ जाता है ACTH। और ACTH तुम्हें याद है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन था, जो कि आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी से बच्चे रिलीज हो रहा था, ठीक है। अब ACTH जो है ये है आपका 1 से लेके 39 अमीनो एसिड लॉन्ग, ठीक है। ये कितना बड़ा है, ये है आपका 1 से लेके 39 अमीनो एसिड लॉन्ग। अब ACTH जो है बच्चे ये भी फर्दर ब्रेक हो जाता है। इसके साथ साथ पर ध्यान रखेंगे एक और चीज आपके पास प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं बीटा LPH। ये हमारे पास लास्ट की यूनिट में इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो ACTH है स्टूडेंट्स, ये फर्दर क्लिप ऑफ हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, और टूटने के बाद ये क्या बना देता है, टूटने के बाद ये आपका बना देता है स्टूडेंट्स अल्फा MSH, ठीक है। अल्फा MSH यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अल्फा MSH का इस तरीके से फॉर्मेशन कर देता है। अल्फा MSH जो है बच्चे ये ACTH में से अगर मैं स्टार्टिंग का 1 से लेके 13 अमीनो एसिड तक उसको क्लीव कर दूं तो मुझे अल्फा MSH मिल जाता है, ठीक है। सेकेंड, अगर मुझे 13 से लेके 39 तक, ठीक है, 18 से लेके 39 तक अगर मैं क्लिप ऑफ कर दूं, 18 से लेके 39 तक क्लिप ऑफ कर दूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जैसे मुझे क्या मिल रहा था, अल्फा MSH मिल रहा था, यहाँ पे जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा मुझे क्लिप, ठीक है। और ये भी किसका क्लीविंग से मिला है, मुझे ACTH की क्लीविंग से मिला है। मतलब एक ACTH में मैंने क्लीविंग करी 1 से लेके 13 तक, 1 से लेके 13 स्टार्टिंग, तो मुझे MSH मिल गया। फिर 18 से लेके 39 तक करी तो मुझे मेरे पास क्या मिल गया स्टूडेंट्स, क्लिप मिल गया। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बीटा LPH, तो बीटा LPH को अगर हम क्लिप ऑफ करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें मिलता है इस तरीके से गामा LPH, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक हमें मिलता है जिसे हम कहते हैं बीटा एंडोर्फिन, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जिसे हम कहते हैं बीटा एंडोर्फिन। तो हमारे पास ये कुछ कंपोनेंट्स जो है वो तैयार हो जाते हैं कब, जब हम पीओएमसी का ब्रेक डाउन करते हैं। अब जो चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, वो क्या ध्यान रखनी है, MSH, ठीक है। यहाँ पे हमारा काम किससे होगा, MSH से होगा। और MSH का देखो पेप्टाइड देखो कितना है, 1 से लेके 13 तक है, मतलब ये किस कैटेगरी में आएगा, शॉर्ट पेप्टाइड की कैटेगरी में आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को यही लिखना है कि जो MSH है बच्चे, वो क्या है हमारे पास, एक शॉर्ट पेप्टाइड है। MSH जो है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये वाला जो हार्मोन है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करता है, ये किससे बना है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पीओएमसी, ठीक है, जो क्लीव ऑफ करके बनाता है ACTH, और ACTH से फिर हमें मिल जाता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आगे चल के आप एक डिसऑर्डर पढ़ोगे जिसमें ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन हो जाती है, मतलब स्किन कलर जो है वो डार्क होने लगता है। और वो डार्कनिंग जो है वो कहीं ना कहीं होता है ड्यू टू द ओवर या फिर स्टिमुलस ऑफ योर MSH, यानी कि अगर MSH बनेगा तो आपका कलर भी इवेंचुअली डार्क होता जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, तो MSH जो है ये एक पर्टिकुलर सेल्स पर काम करते हैं, जिसको हमने क्या बोला भाई, मेलानोसाइट बोला। तो दे एक्ट ऑन द सेल्स, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जिसे हम कहते हैं मेलानोसाइट।
अब ये जो मेलानोसाइट सेल्स हैं बच्चे, ठीक है, अब ये जो हमारे पास मेलानोसाइट सेल्स हैं, ये आगे चल के क्या करती हैं भाई, ये आगे चल के मेलानिन का प्रोडक्शन करती हैं। तो ये कॉज करती हैं, causes the production of melanin, causes the production of melanin। अगर मैं मेलानिन की बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये है एक हमारे पास स्किन पिगमेंटेशन हार्मोन। मेलानिन क्या होता है, मेलानिन होता है हमारे पास स्किन पिगमेंटेशन हार्मोन कहते हैं इसे, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स स्किन पिगमेंटेशन हार्मोन। स्किन पिगमेंटेशन हार्मोन का मतलब है कि जितना ज्यादा मेलानिन बनेगा उतना ज्यादा आपका कलर कैसा होगा बच्चे, डार्क होगा। इसी वजह से क्या कंडीशन होती है, इसी वजह से अगर कोई पर्सन जो है वो सन के ज्यादा नजदीक रहता है, यानी कि इक्वेटर की साइड रहता है, मतलब इस तरीके से अगर मैंने एक सन बना दिया स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरीके से अगर मैंने ये सन बना दिया, ठीक है, अब इसमें से कुछ रेज जो है बच्चे वो निकल रही होंगी और ये हमारी अर्थ पर पड़ रही होंगी, तो ये इस तरीके से फिर हमने बना दिया अर्थ, ठीक है, इस तरीके से फिर हमने क्या बना दिया बच्चे, अर्थ बना दिया। इस तरीके से हमने क्या बना दिया बच्चे, अर्थ बना दिया। अब इस अर्थ के सेंटर पे क्या मौजूद है भाई, इसके अर्थ के सेंटर पे मौजूद है इस तरीके से, ये आपके काफी सारे एरियाज मैंने बना दिए। यहाँ पर आपको सेंटर में देखने को मिल जाएगा इक्वेटर, ये है इक्वेटर। इक्वेटर वो जगह है जहाँ पे आपको मैक्सिमम लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। इक्वेटर वो जगह है जो मैक्सिमम लाइट लेके बैठा हुआ है, और ऊपर की साइड जो है बच्चे वो आपको देखने को मिलता है पोल्स, ठीक है, और यहाँ पर भी है पोल्स। तो जिधर जितनी ज्यादा सनलाइट होगी, यानी कि इस तरीके की कंडीशन अगर मुझे देखने को मिली, जिधर जितनी ज्यादा सनलाइट होगी इस तरीके से, उधर मेलानिन का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या करता है, ये आपको प्रिवेंट करता है फ्रॉम हार्मफुल सनरेज से, यानी कि यूवी रेज से आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी लोग रहेंगे, इस एरिया में जो भी लोग रहेंगे स्टूडेंट्स, वो कैसे होंगे, वो हाईली पिगमेंटेड होंगे, यानी कि यहाँ पर ड्यू टू हाई सनलाइट, ड्यू टू मोर सनलाइट, इस कंडीशन में क्या होगा, ड्यू टू मोर सनलाइट भाई क्या कंडीशन होगी, यहाँ पर मेलानिन जो है वो ज्यादा बनेगा, और जो लोग होंगे वो डार्क कलर के हो जाएंगे, डार्क कलर हो जाएगा, यानी कि ब्राउन कलर। जैसे हम अपनी कंडीशन में बात करें तो हम लोग इक्वेटर के नजदीक है, इस वजह से हमारा कलर ब्राउन है। अब इंडिया में भी तुम इस सेल्फ खुद से एनालिसिस कर सकते हो, जो लोग ज्यादा नॉर्थ की तरफ रह रहे हैं क्योंकि वहां पे ठंडक है, सनलाइट कम है, तो उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, बट जहाँ पे ट्रॉपिकल एरियाज है जहाँ सनलाइट ज्यादा देर तक पड़ती है, डो टैनिंग, और फिर अगर हम बात करें यूवी रे से प्रोटेक्शन के लिए जो मेलानिन है वो भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। अब एक और चीज समझ लेना कि जो मेलानिन का प्रोडक्शन है वो किसी पर्सन के अंदर ज्यादा है तो वो डार्कर टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट इट डजंट मीन दैट डार्कर टोन जो है इट इज समथिंग which was not used to be acceptable in earlier time period, ठीक है। तो अर्लियर टाइम पीरियड में डार्क टोन्स वर कंसीडर्ड टू बी एज नॉट सो ब्यूटीफुल एंड द कलर फेयर यूज्ड टू बी कंसीडर्ड एट दैट, ठीक है, बट दैट वाज ड्यू टू द फिजिकल अपीयरेंस। बट अगर मैं एक साइंटिफिक तरीके से बात करूं तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो मेलानिन जिनके अंदर ज्यादा मौजूद होता है उनको ज्यादा बेनिफिट्स रहते हैं, बेनिफिट्स एज इन दैट देयर स्किन इज मच मोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्मफुल लाइट्स, ठीक है, यानी कि उनकी जो स्किन है अगर डार्कर टोन है तो इट विल बी लेस, देयर विल बी काइंड ऑफ लेस% chances for that person to be getting suffered from the skin cancer which can be caused by the harmful rays। मतलब अगर सन की रेस से अगर आपकी बॉडी में कोई भी कार्सिनोजन एक्टिव हो सकता है तो उसके चांसेस एक डार्क कॉम्प्लेक्शन के अंदर कम रहेंगे एज कंपेयर टू द लाइट कॉम्प्लेक्शन वाले इंडिविजुअल से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है, और यहाँ पर क्योंकि सनलाइट कम है तो लो मेलानिन प्रोडक्शन होगा, और लो मेलानिन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये लोग जो होंगे बच्चे कैसे होंगे, ये फेयर कॉम्प्लेक्शन होंगे, ठीक है। अब हम लोग ये समझेंगे कि ये तो हमने पूरी की पूरी एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि किस तरीके से मेलानिन बन रहा है, मतलब किस तरीके से मेलानिन काम कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमें पढ़ना है बच्चे कि मेलानिन का जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब अगर हम लोग बात करें सिंथेसिस कैसे हो रही है, ठीक है, तो मेलानिन सिंथेसिस पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, मेलानिन सिंथेसिस।
तो देखो ये कंडीशन मैं तुम्हें स्टार्टिंग में लिखवा दी थी कि जो हमारे पास ये हार्मोन होता है मेलानिन, ये स्किन पिगमेंटेशन होता है और कहीं ना कहीं अमीनो एसिड डिराइव्ड है, मतलब प्रोटीन हार्मोन है। तो अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखूं, ठीक है, तो इस चीज को आप ऐसे लिखेंगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास एक सेल होती है जिसको हम कहते हैं मेलानोसाइट। इस तरीके से हमारे पास एक सेल आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं मेलानोसाइट। इस तरीके से एक सेल मौजूद है, ठीक है। अब ये जो मेलानोसाइट है, ये जो मेलानोसाइट है इसको लिख लेंगे नाम इसका, ठीक है। दिस इज मेलानोसाइट। ये क्या है बच्चे हमारे पास मेलानोसाइट। ये सेल कैसे काम करती है, ये करती है बच्चे जैसे ही एमएसएच आएगा, ठीक है, इस पर एक्ट करेगा। और एमएसएच इस पर इसलिए एक्ट कर रहा है क्योंकि भाई जो धूप वाली कंडीशन है, यूवी रेस वाली कंडीशन है, वो हमारी स्किन पर पड़ रही है, जिसकी वजह से एमएसएच का प्रोडक्शन हुआ। एमएसएच का प्रोडक्शन हुआ जिससे हमारी जो सेल है उसको टायरोसिन जो है या तो उसके पास रहता है, नहीं तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ले लेता है। तो टायरोसिन जो है बच्चे उसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है जिसे हम कहते हैं, जिससे क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से। कौन सा कलर ले, येलो लेते हैं। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है जो टायरोसिन है बच्चे वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं टायरोसिनेज। तो यहाँ पर एक एंजाइम जो कि है टायरोसिनेज, वो काम करता है। और टायरोसिनेज जो है बच्चे ये एल डोपा का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, ये फॉर्मेशन करा देता है एल डोपा का। एल डोपा का मतलब है डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, ठीक है। इसका मतलब है डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन का जो है बच्चे एल डोपा का ये फॉर्मेशन करने लगता है। एल डोपा का फॉर्मेशन होता है, फिर से टायरोसिनेज आता है। इसके बाद क्या होता है, फिर से टायरोसिनेज आता है और इस जगह टायरोसिनेज अब ये डोपा को कन्वर्ट करा देता है इनटू डोपा क्यूनोन, वन ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ डोपाइन, ठीक है। डोपा क्यूनोन को कन्वर्ट करा देता है। इसके बाद डोपा क्यूनोन जो है बच्चे वो फाइनल स्टेज में क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू मेलानिन। वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनटू मेलानिन। और इस तरीके से टायरोसिन से मेलानिन जो है वो बनने लगता है। और मेलानिन जो है फिर ये हमारी जो मेलानोसाइट सेल्स है वहां से रिलीज हो जाता है। दिस इज हाउ द मेलानिन जो है बच्चे वो सिंथेसाइज होता है हमारी बॉडी में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग मान ले कि किसी के अंदर ये तो टायरोसिनेज एंजाइम है ये ही नहीं बन पा रहा, तो ठीक है, अगर टायरोसिन ही नहीं बन पा रहा, टायरोसिनेज नहीं बन पा रहा, तो एक डिसऑर्डर होता है स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म आपने शायद अपने सराउंडिंग में भी देखा होगा, जिसमें क्या होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ना कि हार्मोनल डिसऑर्डर, जिसके अंदर जो मेलानिन है वो बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसका स्किन कलर एकदम व्हाइट हो जाता है। मतलब जो बालों का रंग है वो भी व्हाइट हो जाता है, आईलैशेस, आईलिड सब व्हाइट ही नहीं तो फिर गोल्डन कलर के तो आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जस्ट लाइक अ फॉरनर जो आप अमेरिका में को कंसिडर करते हैं या फिर ब्रिटिश लोगों को एकदम फेयर कॉम्प्लेक्शन कंसिडर करते हैं, तो वो आपको वैसे इन अपीयरेंस देखने में लगेगा। बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ मेलानिन। दिस इज, यू कैन से विद द हेल्प ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ मेलानिन, बट दैट डेफिशिएंसी इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक डिसऑर्डर। तो यहाँ पे जो एल्बिनिज्म है बच्चे, ये क्या है, इट इज नॉट अ हार्मोनल डिसऑर्डर, ठीक है, नॉट अ हार्मोनल डिसऑर्डर। पर हार्मोनल डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि हार्मोन खुद से ही कम बनने लग गया, ठीक है, या फिर खुद से ही ज्यादा बनने लग गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज योर जेनेटिक डिसऑर्डर, इट इज योर जेनेटिक डिसऑर्डर। और ये होता है बच्चे होमोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर, इट इज योर होमोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर। ये होता है बच्चे एक आपका होमोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। होमोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब समझते हैं ना कि अगर दोनों ही जीन्स रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो वो इस बीमारी को एक्सप्रेस आउट करा सकते हैं। तो एल्बिनिज्म में ही आपको जेनेटिक डिसऑर्डर है, होमोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो जीन इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर tyrosinase synthesis, gene responsible for tyrosinase synthesis
इज नॉन फंक्शनल। वो क्या है बच्चे? वो है आपका नॉन फंक्शनल अगर हो जाए। अगर जीन इसके लिए जो बना रहा है वो नॉन फंक्शनल हो जाए तो हमें ये दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चे? इस कंडीशन में नो मेलानिन प्रोडक्शन, नो मेलानिन प्रोडक्शन। तो इसके वजह से इंटायर बॉडी जो है वो कैसी हो जाएगी? वाइटिश इन कलर। ठीक है, तो इंटायर बॉडी appears whitish in color, appears whitish in color। ठीक है, whitish in color देखने लगेगी। जैसे कि इसके एग्जांपल्स आपको ह्यूमंस में तो देखने को मिले होंगे, पर अगर आपने कभी व्हाइट एलिफेंट देखा है तो वो भी इसी का ही रिजल्ट है। ठीक है, व्हाइट टाइगर अगर आपने देखा है तो वो भी इसी का रिजल्ट है। अच्छा, पोलर बियर तुम वो डिसऑर्डर नहीं कहोगे बच्चे, वो अडेप्टेशन है। मतलब अडेप्टेशन है कि उसे अपने सराउंडिंग से कैमोफ्लाज होना है, तो इस वजह से उसका जो कलर है वो टोटली व्हाइट इन कलर होता है। ठीक है, तो व्हाइट एलिफेंट आ गया, व्हाइट टाइगर आ गया। ठीक है, व्हाइट पीकॉक भी हम लिख सकते हैं। तो वो सब जो है इसी का ही कंडीशन है, वो सब इसी का ही कंडीशन है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे। ये आपका एल्बिनिज्म जो है ये हार्मोन से रिलेटेड आपका एक बीमारी है, विच इज नॉट बेसिकली फर्स्ट बिकॉज ऑफ द हार्मोन बट बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है।